गुड मॉर्निंग सबको। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सोचती हूँ कि हम थोड़ा सा योगा की हिस्ट्री जान लें और आसनों के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आप सब परिचित हैं, फिर भी मुझे लगा कि आप सबसे इस बारे में थोड़ा चर्चा करूँ। तो आपको पता है योगा का इतिहास क्या है? हमारे यहाँ योगा कब से स्टार्ट हुआ होगा, है ना? बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे लोगों से कथाएं सुनने को मिलता है, बहुत सारे से चर्चाओं के दौरान आपको पढ़ने सुनने को भी मिलता होगा। तो योगा का इतिहास जो है कहता है कि जिस समय हड़प्पा की खुदाई की गई, मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में है, तो उस खुदाई से क्या प्राप्त हुआ था? जो हमारे देवी देवता हैं उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी, खासकर शिव और पार्वती की। तो उनको जो है विभिन्न योगासनों में और ध्यान की मुद्राओं में अंकित किया गया। और तो और आप देखें कि उस समय जो मुद्रा चलती थी जिसको सिलकेड़ी कहते थे, उस पर भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए लोग मिले हैं। कुछ तो ऐसे भग्नावशेष के प्राग वैदिक युग के जो हैं स्थान पे आर्यों की सभ्यता के बारे में भी दिखा, जहाँ पर शिव जी को जो है दिखाया गया है। इस तरह से कहते हैं कि जो शिव जी हैं वो योग के संस्थापक हैं और पार्वती जी उनकी पहली शिष्या मानी गई है जिन्होंने योग का ज्ञान ग्रहण किया था, है ना? बहुत आश्चर्य की बात, मानव योग कर रहा है और वो योग भी कहाँ से आया है? शिव जी से आया है। हमारी सभ्यता का जैसे जैसे विकास होते गया, हम आगे की ओर बढ़ते गए, हमारा योग का उत्थान होता गया और मानव जो है अपनी आध्यात्मिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको और कितना विस्तार दे सकता था, कैसे उसको विकसित कर सकता था, उसके लिए वो विभिन्न विधियों की तलाश पे लगा हुआ था। संपूर्ण विश्व में जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उनके द्वारा योग विज्ञान का जो है क्रमिक रूप से विकास तो किया ही जा रहा था। योग के तत्वों को, योग की विविध जो प्रतीक होते हैं, रूपक होते थे, अलंकारिक भाषाएं होती थी, वो सबको समझने का प्रयास किया जा रहा था जो पहले मिला है। कहने का आशय ये है कि योग तो पहले से था, हम समझ नहीं पा रहे थे, इस तरह से सांकेतिक चीज़ों में थी। उस पर क्या किया गया? पतला सा ऐसे चादर ढका हुआ था, उस चादर को उठाने की आवश्यकता थी। हमारी जो प्राचीन मान्यताएं थीं जिसमें मानव जाति के दिव्य स्वरूप की पहचान की गई, जिसमें कहा गया कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, है ना, जो हमारे महात्मा हैं, उन लोगों ने कहा कि योग भी ईश्वरीय वरदान के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज के समय में भी हम देखते हैं योग है क्या, एक्चुअल में करता क्या है? हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धता और प्रबलता योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। जो करते होंगे और जो इसे सुन रहे होंगे उनको बिल्कुल ये अनुभव हुआ होगा, है ना, कि कैसे हमारी मानसिक शुद्धता है, कैसे हमारी शारीरिक शुद्धता को व्यक्त करता है। और यहीं पर कहता है कि हमारा जो सामंजस्य है, हम जिस तरह से मन को और शरीर को एक करने का प्रयास करते हैं, वो इस योग के सिद्धांत में आप देखते हैं कि सशक्त महसूस होता होगा। आप सबको पता ही है कि जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, उनमें संतुलन स्थापित करने के लिए यौगिक चिकित्सा प्रणाली जो है वो सक्सेस है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनके सिस्टम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है योगा का। तो चिकित्सा, योगा भी आप कह सकते हो कि वो प्रमोट करता है योगा करें। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करी, मतलब 4500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। समय के साथ हम बढ़ते गए, विभिन्न ग्रंथ आए, सब में कुछ कुछ बातें लिखी गई और हम जब 20वीं शताब्दी तक पहुँचे
तो क्या हुआ, हमारा जीवन जितना सुकून से भरा हुआ था वो तनाव और कोलाहल पूर्ण सामाजिक जीवन में परिवर्तित हो चुका। अब लोगों में जो है योग और स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने पारंपरिक मंगल साधना के लिए लोगों ने जो है क्या किया, योग की तरफ फिर से मुख किया। और दूसरी बात क्या हुआ, अपने ऑफिस में हम बहुत लंबे समय तक बैठे होते हैं अपने चेयर पे, छोड़ना नहीं चाहते ना, चेयर की दौड़ है सब जगह। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कार्यालय के दायित्वों को निभाते निभाते दिन भर चेयर पे बैठे रह जाते हैं। फिर क्या होता है, ये पूरा शरीर जो है थकान से भर जाता है, परेशानियों से भर जाता है। और ये सब कैसे दूर होता है, जब योगाभ्यास करते हैं, जब आप आसनों का अभ्यास करने लगते हैं तब आपको रिलैक्स महसूस होता है। अन्यथा आप आते हैं, आकर सीधा आपको बिस्तर दिखता है, लगता है बस लेट जाएं और कुछ नहीं, फिर कोई दुनिया ही नहीं है। पर आप देखिएगा और महसूस भी करते होंगे जो लोग प्रतिदिन कुछ योगा, कुछ आसन वगैरह करते हैं, कि उतना काम करने के बाद भी उनके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, ऊर्जा बनी होती है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिता लें। और क्या होता है इसके अलावा, हमें काम के घंटों से कुछ मुक्ति मिल जाए तो हमारे हाथों में क्या होता है, ये मोबाइल होता है। दिन रात इसको पकड़े होते हैं, इसकी घंटी बजने लगती है, बस कान से टिका लिया, और फिर ऑफिस के इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतना भरा हमारा जीवन जो है कहना चाहिए व्यस्तता से भरा हुआ है। हमारे कर्म की जो कुशलता है वो तो एक तरफ रह गई, सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है, ऐसा भी समय आ जाता है। और यहाँ पर भी कहते हैं योगा कर्मेषु कौशलम, कहने का मतलब योग करने वाले के कर्म में कुशलता आती है। जिस काम को करने में वो 20 मिनट लगाता है, शायद योगा अभ्यास करता है तो उस काम को करने में उसे 15 मिनट लगता होगा। 5 मिनट भी बच रहा है तो ऐसे बहुत है। इसीलिए 21वीं सदी के आते आते व्यक्ति ने अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए योगा अभ्यास को जो है महत्व दिया, योग की ओर बढ़ा। और आज हर तरफ फैशन के रूप में लोगों ने योगा को अपना लिया है। कुछ जाने या ना जाने, किसी जानकार योग प्रशिक्षक से उन्होंने ट्रेनिंग लिया हो ना लिया हो, टीवी में आ रहा है, यूट्यूब चैनल में आ रहा है, देख लो और कर लो। कौन इसके पीछे अपना समय लगाए, पैसे बर्बाद करे, उस स्थान तक जाए और लोगों से सीखे योगा, ये गलत है। जब तक आप योग प्रशिक्षक से योगा नहीं सीखते हैं, नहीं करते हैं, तो पता चल रहा है कि जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को हो रहा है। तो इसलिए आज योगा डे में आप लोग जो है ये संकल्प जरूर ले लें। अगर आपको उसका ज्ञान है तो ज़रूर करें, अन्यथा करने से कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं आसनों पे, है ना। योगा में जॉइंट रोटेशन आप करते हैं, वार्म अप वगैरह करते हैं, तो योगासन क्या होता है इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो योग का सबसे व्यवस्थित तरीके से ग्रंथ जो लिखा है वो पतंजलि जी ने लिखा है, जिसको योग सूत्र कहते हैं। उसमें उन्होंने एक बात लिखा हुआ है, स्थिरम सुखम आसनम। कहने का मतलब क्या है, आसन वही है जिस पे आप स्थिर होकर के बैठते हैं, जो आपको सुख देता है। कहने का मतलब है लंबे समय तक जिस स्थिति में आप बैठ पा रहे हैं वही आसन है। वो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको ध्यान में बैठने के लिए क्या कर पा रहा है, सहयोग कर पा रहा है, उसको कहते हैं आसन।
बहुत सारे योग के ग्रंथ आए हैं। हठ योगा के बारे में आपने सुना होगा, मंत्र योगा के बारे में सुना होगा, और लय योगा के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे ग्रंथ तो बहुत सारे आए। जो सबसे प्रारंभ में ग्रंथ आया उसमें आप लोग को पता है कितने आसन थे? 84 लाख आसन थे, जो जीवों की 84 लाख योनि के प्रतीक हैं। कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के पूर्व हर जीव को जो है इन सभी योनियों से क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। और ये आसन प्राणी के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के उस मोक्ष तक की अवस्था तक गतिशील होने तक इन आसनों का रूपांतरण होते रहता है। समय बीतता गया, लोगों के पास टाइम नहीं था कि वो 84 लाख आसनों को जाने, पढ़ें, करें। तो उनमें परिवर्तन करते करते घटाते घटाते संख्या आ गई 100 तक। और 100 आने के बाद भी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि उस 100 जो आसन है उनका सर्वाधिक उपयोग कर पाए, तो लोगों ने जो है उसको 84 में ले आए। एक बहुत एक्साइट भरा हुआ आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए। लोग जो हैं हर आसनों का नाम सुनते हैं और रखे हैं पशुओं के नाम के ऊपर। क्यों? कभी हमारा दिमाग इस तरफ गया कि भाई मकर आसन, कैट आसन, भुजंग आसन, हाँ, शशांक आसन, ये सब क्यों पशु पक्षियों के ऊपर ही आसनों का नाम रखा गया है? पर्वत आसन। हमारा ध्यान अगर इस तरफ नहीं गया होगा तो हम ध्यान दें कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो योगी थे, उन लोगों ने पशुओं को जो है बहुत सूक्ष्मता से देखा, उनका निरीक्षण किया। तो क्या देखा कि जो ये पशु पक्षी हैं, ये अपने शरीर और परिस्थितियों के साथ में कैसे तालमेल बिठा करके एकदम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। और क्या हम इन जो ये सुखपूर्वक आसन अपनी स्थिति में रह रहे हैं, हम अपने अनुभवों के आधार पर इन आसनों का अभ्यास अगर करें तो हमारे अंदर जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा करें तो शायद हमारे शरीर में भी वो सुख और शांति हो। ये सोचकर उनकी गतिविधियों के आधार पर इसका नाम रखा गया। जैसे एक एग्जाम्पल, सबने आपने खरगोश को देखा। खरगोश जिस तरह की हरकत करता है उसके आधार पर हमारा शशांक आसन नाम से एक आसन बना। अगर आप लोग अभ्यास करते होंगे शशांक आसन तो आप देखिएगा एड्रेनल जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो संघर्ष पलायन की प्रक्रिया होती है वो कंट्रोल हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने जो है पशु पक्षियों के आधार पर वो प्रकृति से जो चुनौतियों को आसानी से झेल पाते थे, वैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए जो है आसन दिया हुआ है। और ये आसन हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। और पता है आज के समय में 32 और 35 आसन विशेष रूप से उपयोगी हो गए। कहाँ 84 लाख और आज कहाँ 32-35 आसन में हम उतर। और उसमें भी ये आसन कुछ इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे कुछ एक का नाम मैं आपके सामने लेती हूँ। हम सब जानते हैं, मैंने इससे पहले आपको जो है चक्रों के बारे में कहा था कि चक्र पर भी वीडियो होगा, तो आप चक्र के बारे में भी जान रहे हैं कि आपके नाभि क्षेत्र में जो है मणिपुर चक्र है। तो आपको पता है मणिपुर चक्र को कौन सा आसन ज़्यादा प्रभावित करता है? जब आप चक्रासन करते हैं तो मणिपुर चक्र पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो लोग सर्वांग आसन करते होंगे उनके विशुद्धि चक्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र पर। तो सिर्फ चक्रों के लिए आसन नहीं है, आसन हमारी नाड़ियों का नियमन करता है, उनका शोधन करता है, शरीर में प्राण के संचार को बढ़ाता है।
हठ योग का नाम आपने सुना होगा। तो हठ योग भी यही कहता है कि हमारी जो प्राणिक एवं मानसिक शक्तियों को अगर पारस्परिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा संतुलित करना है तो उसके लिए योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेरुदंड होता है वो मेरुदंड सेंट्रल पाथ है, सुषुम्ना नाड़ी से होकर के कुंडली के सहस्त्रार चक्र तक जो जाती है। ये हमारी मानवीय चेतना को जो है हाई कर देता है ना, उसको आगे की ओर प्रकाशित कर देता है। ठीक है, जब मैं योगा क्लास लेती हूँ ना तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम कभी किसी से बात करते हैं या कहते हैं कि योगा थोड़ा करके देखो, ज्वाइन करो। बहुत सारा तो करते हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं और क्या, ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को योगासन और व्यायाम जो होता है एक्सरसाइज, दोनों में अंतर नहीं पता है। सब लोग सोचते हैं कि योगासन जो है, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, व्यायाम कर लेते हैं, उसी को योगासन समझने की भूल कर बैठते हैं। जबकि योगा जो है व्यायाम नहीं है। ऐसी विधियां हैं योगा जो शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां आप सजग हो जाते हैं, जहां आप शिथिलता को महसूस कर पाते हैं, आपकी एकाग्रता और ध्यान के द्वार खुल जाते हैं। व्यायाम में ऐसा नहीं होता है, यहाँ आप अलर्ट हो जाते हैं, है ना। इस प्रक्रिया के द्वारा जब आप आसन कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी नाड़ियाँ जो होती हैं, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके अच्छे से मसाज हो जाते हैं, वो जीवंत बन जाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलने लग जाता है। तो आसन जो है व्यायाम का एक पूरक है, पर दोनों में अंतर है, इसको समझने की आवश्यकता है। व्यायाम को ठीक से जान लेने की आवश्यकता है कि व्यायाम सिर्फ शरीर में एक दबाव डालता है। दबाव जब डालता है तो इससे क्या होता है, जो हमारी पेशियां हैं वो पेशियों में जो है बिना क्षति के जो है हड्डियां जो है किस तरह से हो रही हैं, दुर्बल हो रही हैं। ऑक्सीजन में फेफड़ा ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है। इंसुलिन के प्रति हमारा शरीर असंवेदनशील हो रहा है और वो अचानक से सक्रिय हो जाता है, तो उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब आप योगासन करते हैं तो क्या होता है, इसके साथ में बाकायदा सांसों का एक रिदम होता है। तो जब आप सांसों के रिदम के साथ में कर रहे हैं तो क्या होने लगता है, आपके शरीर के अंदर की जो श्वसन क्रिया है, मेटाबॉलिज्म जिसको आप कहते हैं, चयापचय की क्रिया, ये सब क्या होता है, बैलेंस होता है। ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो, और शरीर के तापमान में जो गिरावट है वो कम होने लगती है। जबकि व्यायाम के समय में ये बढ़ जाता है, आपकी श्वास की प्रक्रिया बढ़ जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म तीव्र हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस को ही आप देख लीजिएगा, महसूस कर लीजिएगा। आप दौड़ के देखिए, क्या आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ रहा, आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा के नहीं। और आप आसन करके देखिए। तो जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो अपचय को ये रोकता है और व्यायाम उसको बढ़ाता है। इसलिए आसनों की रचना इस तरह की गई है कि आपके जो ग्रंथियां हैं, आपके जो आंतरिक ऑर्गन हैं, अवयव हैं, उन पर विशेष प्रभाव पड़े और ये साथ ही साथ आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है और विद्युत रासायनिक क्रिया है, उसमें परिवर्तन ला सके। और इस आधार पर जो है आसनों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला जो है कहलाता है प्राथमिक समूह वाले आसन। ये वो आसन होते हैं जिसको कोई भी अशक्त व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, जो कठिन आसनों को किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, वो करे तो उसे भी लाभ होगा, है ना। प्रारंभिक आसन करने के लिए जो है शरीर और मन में जो है और ध्यान
तक कैसे ले जाएं उसके लिए तैयार करना है। सिर्फ जैसे आपका पवन मुक्त आसन वाले समूह हैं, आँखों से संबंधित है ना, शरीर को स्थिर करने वाले हैं, वज्रासन में बैठना है, कुछ आसन जो आप खड़े होकर के कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है, इस तरह के प्रारंभिक जो है समूह वाले आसन दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है मध्यम आसन समूह। तो मध्यम आसन समूह प्रारंभिक की अपेक्षा थोड़ा कठिन होगा। इसमें हमें अनुशासित होकर के थोड़ा बैठना जरूरी होता है। यहाँ थोड़े कष्ट और थोड़ी असुविधा हो रही है तो उसको आपको थोड़ा स्वीकार करना होगा। और जब आप इस आसन को करेंगे तो प्रारंभिक आसन की तुलना में इसमें आपको अधिक स्थिरता आएगी, अधिक कंसंट्रेशन आएगा, श्वास संबंधी आपके समन्वय अधिक होने लगेंगे। इसके लिए आपको मध्यम आकार के दिए गए हैं। और उसके बाद उच्च आसन के समूह दिए गए हैं। तो उच्च आसन के जो समूह दिए गए हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो है हम अपने शरीर को अधिक कठिन से कठिन आसनों के लिए तैयार कर पाते हैं। वो आसन तभी कर पाएंगे जब आप लगातार आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और आपकी मांसपेशियां जो हैं और आपके शरीर के जो जॉइंट है वो कैसे हो चुके हैं, लचीले हो चुके हैं, तब आप उसको कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही हमारे कुछ आसन जो होते हैं गतिशील होते हैं, कुछ आसन स्थिर होता है। तो गतिशील आसनों के अभ्यास जो है क्या करते हैं, आपके शरीर की शक्ति को गतिशील करता है। इसका उद्देश्य ये ही होता है कि शरीर को जितना लचीला बनाना चाहें बना लें। रक्त का जो संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको किस तरह से उसकी गति में तीव्रता आप ला सकते हैं। मांसपेशियां जो है और ज्वाइंट जो है इसमें कैसे लोच ला सकते हैं, लचक ला सकते हैं। प्राण का जो प्रवाह मार्ग है उसमें कैसे आप संचार को बढ़ा सकते हैं। और हमारी ये जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, मांसपेशियां होती हैं, उसको कैसे आप ज़्यादा पुष्ट करके रख सकते हैं। हमारा जो लंग्स है, फेफड़े की शक्ति कैसे बढ़ाएं, और हमारा जो डाइजेशन है, पाचन की क्रिया है, मल निष्कासन की जो प्रणाली है उसको कैसे दुरुस्त करें। इसके लिए जो है योग में गत्यात्मक आसन दिए गए हैं, गतिशील कुछ आसन दिए गए हैं जिनको आप करके क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के इन सब चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक पश्चिमोत्तासन होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, सूर्य नमस्कार होता है ना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्थिर आसन जो होते हैं वो खासकर मध्यम और उच्च श्रेणी के होते हैं। और ये आसन जो हमारे शरीर को गतिशील तो बनाते ही हैं, गतिशीलता के साथ शरीर में जो है कुछ मिनटों के लिए या कुछ स्थिति के लिए जो होता है स्थिरता ला देता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हल्की हो जाती हैं और हमारे शरीर की जो स्नायु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, विश्रांति की स्थिति पे चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने पढ़ा है, मैंने पतंजलि में आपको बताया था, पतंजलि का अष्टांग योग सिद्धांत, जिसमें बताया प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब स्थिति में ये होता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आसन के बारे में सिर्फ इतना, और आप लोग थोड़ा सा जानिए, पढ़िए, सुनिए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये बात भी आपको समझ में आएगी कि आसन करना क्यों आवश्यक है ना। सबका उद्देश्य एक ही है, कहाँ तक पहुँचना है, समाधि की स्थिति तक पहुँचना। जो बातें हम इतने समय से कहते आ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, संतुलन चाहिए, वो संतुलन इन आसनों से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम व्यायाम कर कर के अपने शरीर को थका देते हैं, आसन करके हम अपने अंदर ही ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है
आपका हो सकता है अनुभव अलग हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके भेजिएगा। और आज हम इतना ही बात करते हैं, फिर योगा से संबंधित और कुछ बातों पर हम वीडियो लाएंगे। खासकर हठ योगा का जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है उस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं, सबको बाय। और अगर आप लोग को मेरा जो वीडियो है पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करते जाइए। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि योगा सेशन कहीं अटेंड करना है या मेरे साथ भी करना चाहते हैं, मैं भी कंटिन्यू अलग अलग तरह के योगा लेते रहती हूँ। अपने आर्ट ऑफ लिविंग के भी योगा लेती हूँ और टीटीपी भी 50 आवर्स वाला योगा ले रही हूँ, प्लस आयुष मिनिस्ट्री के भी योगा सेशन वगैरह लेती हूँ। तो लगता है कि आप मेरे साथ योगा सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसे में नीचे जो है आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसमें आप मुझे मैसेज डालिएगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे कि हमारा योगा सेशन वगैरह कब और किस टाइम में चल रहा है और कौन सा क्लास अभी चल रहा है। थैंक यू।